नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 के सीडीपी के पेपर को। इसके पहले हमने 21 दिसंबर 2021 के ईवीएस और हिंदी के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है दोस्तों। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जरूर से जाकर देख लें। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि विकास डैश है। विकास क्या है? एक आयामी, एक दिशीय में बदलाव किया जा सकता है या फिर आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होती है। तो अगर हम बात करें कि विकास एक आयामी होता है तो जी नहीं, गलत बात है दोस्तों, क्योंकि विकास आपका एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। दूसरा है कि विकास एक दिशीय होता है, तो यह भी गलत है दोस्तों कि विकास एक दिशीय नहीं, यूनि डायरेक्शनल नहीं बल्कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। तीसरा है में बदलाव किया जा सकता है, तो एकदम सही बात है कि विकास आपका क्या होता है, मॉडिफिएबल होता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि अगर 15 साल तक कोई बच्चा वैसे ही फालतू में इधर उधर घूम रहा था, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था या फिर खेल कूद में मन नहीं लगता था, फिर अचानक से वह किसी से मोटिवेट होता है और फिर वह अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाता है और आगे चल के क्या करता है, वह एक अच्छा अध्यापक बनता है या फिर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। तो वहाँ से क्या हुआ, उसके विकास में, डेवलपमेंट में क्या हुआ, बदलाव हो गया। ठीक है, तो विकास में क्या होता है, बदलाव किया जा सकता है। चौथा है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होती है, तो जी नहीं, विकास पर आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा कितना ही अच्छा आनुवंशिकी गुण लेकर क्यों न पैदा हुआ हो, किंतु अगर उसे खराब इन्वायरमेंट मिल जाए, अर्थात उसके आसपास का माहौल ना सही हो, जहाँ पर पढ़ने जाए वहाँ पर टीचर उस पर ध्यान न दे, ठीक है, उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान न दे, तो वह बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा लाइफ में कुछ भी। ठीक है, वही एक बच्चे के पास आनुवंशिकी रूप से बहुत अच्छे गुण न प्राप्त हो, किंतु उसके पास आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा मिले, तो वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। अर्थात विकास में दोनों का ही योग होता है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। ठीक है दोस्तों, तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? देखिए, आपका फिर से आनुवंशिकता से एक प्रश्न पूछ दिया दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आनुवंशिकता होता क्या है। तो माता पिता द्वारा, उनके जिन्स द्वारा उनके बच्चों को जो गुण प्राप्त होते हैं वही आनुवंशिकता कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आँखों का रंग आता है, उसके बालक के शरीर का ढांचा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी आपको आँखों का रंग दिख जाए तो यह पूर्ण रूप से क्या होता है, आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि यह बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर मित्रों का चयन की बात करें तो यह इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और यह समय के साथ बदलते भी रहते हैं। जब बच्चा स्कूल टाइम में रहता है तो उनका फ्रेंड कोई और होता है, जब कॉलेज टाइम में जाते हैं तो उनका फ्रेंड कोई और होता है, और जब वो रियल लाइफ में जी रहे होते हैं पारिवारिक जीवन में, तो भी उसके फ्रेंड क्या होते हैं, फ्रेंड जोन में चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, शैक्षणिक सफलता की बात करें तो यह भी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उसके घर का माहौल कैसा है। ठीक है दोस्तों, उसके पेरेंट्स उसे कितना पढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से उसका एजुकेशन भी डेवलप होगा। और अगर शिक्षा में रुचि की बात करें तो यह भी इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ने में रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसे टीचर कैसे मिले। कभी कभी ये होता है कि हम हाई स्कूल तक पढ़े, हमें मैथ पसंद था, मैथ अच्छा लगता था क्योंकि मैथ के टीचर हमारे बहुत अच्छे थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इंटर में गए तो हमें मैथ के टीचर अच्छे नहीं मिले, हमारा धीरे धीरे मैथ से रुचि खत्म होता गया, और फिजिक्स के टीचर हमें बहुत ही अच्छे मिल गए जो बहुत ही प्रैक्टिकली समझा के बताते थे और हमारा फिजिक्स में रुचि आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो आपका इंटरेस्ट है वह भी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आँखों का रंग। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ठीक है, परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या फिर द्वितीयक समाजीकरण। अगर हम दोस्तों समाजीकरण की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, तो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका प्राथमिक समाजीकरण, जिसके अंतर्गत आपका परिवार आता है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी दिख जाए कि परिवार दिया है तो वो हमेशा आपका प्राथमिक समाजीकरण में आता है। इसके अतिरिक्त चाहे जो कुछ भी आए, चाहे स्कूल आए या फिर समाज आए या फिर आपका कोई धार्मिक संस्था है, ये सब क्या होते हैं, ये आपके द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो स्कूल आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कुल 6 अवस्था की बात करी है, कुल 6 स्टेजेस की बात की है। तो जो उनका दूसरा स्तर है, लेवल 2 है, उसका पारंपरिक नैतिकता तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। पहला है आज्ञा पालक और दंड अभिविन्यास, तो यह तो पहली अवस्था होती है दोस्तों, यह क्या होती है, पहली अवस्था होती है। फिर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यही आपका होता है तीसरी अवस्था। ठीक है, यही क्या होता है, तीसरी अवस्था। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, लड़का होता है या लड़की, वह हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोई कार्य करता है। वह अच्छे अंक इसलिए लेकर आता है क्लास में ताकि टीचर उसकी तारीफ करें कि यह पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, वह इसलिए कोई कार्य अच्छे ढंग से करना चाहता है ताकि पेरेंट्स उसकी तारीफ करें कि मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, यह बहुत ही अच्छा कार्य करती है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। अर्थात जीन पियाजे कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो कुछ भी परिवेश में उसे दिखाई दे रहा है, वह उसे क्या करता है, बालक समझ नहीं पा रहा है, उससे समझने में वह क्या है, डिसेबल है, असमर्थ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है, वह एक नया स्कीमा का रचना करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो जो कुछ भी हमारे माइंड में पहले से ही होता है, जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जित किए हैं, संगठित किए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बना हुआ है, वही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने आज तक मान लीजिए बिल्ली को नहीं देखा है, कुत्ते को देखा है, तो उसका स्कीमा हमारे अंदर बना हुआ है कि हाँ, कुत्ता क्या होता है, वो भौं भौं करता है, उसके 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होता है, ठीक है, एक मुंह होता है। और कल को हमने बिल्ली को देख लिया और उसे भी देखकर हम क्या कर रहे हैं, कुत्ता कुत्ता बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ज्ञान है वह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कुत्ता के बारे में जानते थे, बिल्ली के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारे जो पेरेंट्स या फिर हमारे टीचर, वो हमें बताते हैं कि नहीं बेटा, ये बिल्ली है, ये देखो कुत्ते से छोटे आकार में होता है और ये भौं भौं नहीं करता बल्कि ये म्याऊं म्याऊं करता है। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या किया, अपने पुराने स्कीमा में कुछ चेंजिंग करके अब नए कॉन्सेप्ट को भी क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसे ऐड कर लिया कि नहीं, अब हम दोबारा से फिर से बिल्ली को देखेंगे तो उसे पहचान जाएंगे कि नहीं, ये बिल्ली होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे समायोजन कहा जाता है, एडॉप्टेशन सॉरी दोस्तों, इसे एकोमोडेशन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन कहा जाता है। वही अगर हम किसी चीज़ को पहली बार देख रहे हैं और पुराने ज्ञान में किसी भी प्रकार का संशोधन की जरूरत है, क्योंकि हमने उसे पहली बार ही देखा है। मान लीजिए हमने आज से पहले कभी पक्षी को देखा ही नहीं। ठीक है, पक्षी उड़कर जा रहा है आसमान में, हमारे पेरेंट्स ने देखा, हमने पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया कि ये बेटा बर्ड है, पक्षी है। और हमने क्या किया, अपने दिमाग में इस चीज़ को ऐड कर लिया। अब फिर से कभी कोई चिड़िया उड़ती हुई जा रही है तो हम करें कि नहीं, ये पक्षी है। ठीक है, तो वहां पर वो क्या होता है, वो होता है आपका आत्मसातीकरण होता है, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। अभी इसके ऊपर वाले प्रश्न में हमने आपको डिटेल में समझाया था कि किसी भी सूचना को संगठित और प्रतिपादित करना, ठीक है, ताकि जब भी समय आए उस मानसिक संरचना का हम क्या करें, सामान्यीकरण कर सके, उसका उल्लेख कर सके, उसे देखकर पहचान सके, वह क्या होता है, हमारा स्कीमा होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कौन करते हैं, तो पियाजे करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। रश्मि क्या है, एक अध्यापिका है जो कि अपने कक्षा के अलग अलग छात्रों के क्षमता को ध्यान में रखकर उनके सामने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करवाती हैं और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती हैं और उनके द्वारा क्या करती हैं, एक ग्रुप भी बनवाती है, समूह बनवाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है, तो आपको बताना है कि किसका सिद्धांत इस चीज़ का समर्थन करता है। तो हम बनने कई बार इस क्वेश्चंस को करवाया हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के विभिन्न सेट्स में, कि जहाँ पर भी पीयर लर्निंग की बात है, सहपाठियों के साथ समूह में बात करने की बात है, क्रियाकलाप को महत्व दिया जाए, सामाजिक इंटरेक्शन को महत्व दिया जाए, तो इस पर कौन फोकस करता है, वह करते हैं आपके लेव वाइगोस्की। ठीक है,
पीयर लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्रमोट कौन करते हैं? तो वो लेव वाइगोस्की करते हैं। तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत इस चीज़ का क्या करता है? समर्थन करता है। अगर वाइगोस्की की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा समाज, संस्कृति और भाषा पर बल दिया है। इनके अनुसार बच्चा ग्रुप में सीखता है, सहपाठियों के साथ बातचीत करके सीखता है, समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है, समाज में विभिन्न एक्टिविटी गतिविधि करके सीखता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है? पाढ़ यानी कि इसे इंग्लिश में स्कैफ होल्डिंग कहते हैं। अगर इसके अर्थ की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है अस्थायी रूप से दिया गया सहायता, यानी कि टेम्परेरी हेल्प। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बालक है, अभी वह साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? पीछे से उसकी साइकिल को पकड़ लेते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे चलाना सीख जाता है तो वो क्या करते हैं? आप साइकिल को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? कुछ टाइम के लिए उसके पेरेंट्स के द्वारा क्या हुआ? उसे अस्थायी रूप से सहायता दिया गया था, जिसके द्वारा बच्चा क्या किया? साइकिल चलाना सीख लिया। तो उसे क्या कहते हैं? पाढ़ कहते हैं या फिर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। पहला है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, तो यह भी एकदम सही जवाब है, यह आपके पाढ़ का उदाहरण होता है दोस्तों। दूसरा है रटना, तो रटने में किसी भी पहाड़ का सहायता यानी कि सहायता की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर हमने आपके सामने 2 का पहाड़ा लिख दिया छोटे बच्चों के सामने, तो वहाँ पर उसे कोई समझा नहीं रहे, वो रट रहा है 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? उसे रटना कहते हैं और इसके लिए किसी भी हेल्प की सहायता नहीं होती है। तीसरा इशारा एवं संकेत, कभी कभी हम इशारों और संकेत के माध्यम से भी क्या करते हैं? सहायता कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम चल रहे हैं और ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, हमारे किसी मित्र ने पूछ दिया कि चौथे का सही आंसर क्या हुआ, उसने उंगली उठा दी 4, हमने बता दिया कि बी चौथे का दूसरा सही है, तो हमने 2 उंगली दिखा दी उसे। ठीक है, इतने से वह समझ गया, यहाँ पर कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का सहायता होता है, ये भी पाढ़ का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों। चौथा है सहपाठियों संग साझा शिक्षण, तो यह भी पाढ़ का उदाहरण है। जैसे अगर मान लीजिए कल को एग्जाम है, आज 3-4 साथी मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें जो नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे दोस्त ने हमको समझा दिया, तो वो चीज़ हमको क्या आ गया? समझ में आ गया, और कल हमने एग्जाम में जाकर उस चीज़ का लिख दिया, तो उसका हमें क्या हुआ? नंबर मिल गया। ठीक है, अगर उस दोस्त ने हमें समझाया ना होता तो वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारे दोस्त द्वारा दिया गया हमें क्या हो गया? एक छोटी सी सहायता हो गई। ठीक है, तो ये भी पाढ़ का उदाहरण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव या प्रयोगात्मकता। तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, यह एकदम सही बात है, संरचनावादी कक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों। सामूहिक सहयोगिता संरचनावादी कक्षा की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि बच्चे क्या करेंगे? समूह में सहयोग करके, इंटरेक्ट करके सीखेंगे। प्रयोग, तो यह इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है संरचनावादी कक्षा का। ठीक है, किंतु वेधन व दोहरा यानी कि केवल रटना, यह एक गलत ऑप्शन देखा जाता है दोस्तों। अगर आपको यह तीनों ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहे हैं, किंतु वहाँ पर रटना या फिर वेधन या फिर दोहराव दिया रहे हैं और आपसे निगेटिव आंसर पूछ रहा है, तो भी आप आंख बंद करके टिक मार सकते हैं, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो आपके हार्वर्ड गार्डनर से उनके बहुबुद्धि सिद्धांत से एक प्रश्न हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामान्य बुद्धि के विचार को क्या किया? नकारा है और अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं की बुद्धि को परिभाषित किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि को नहीं माना है, बल्कि इनके अनुसार बुद्धि के कुल कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वह कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। अगर हम बात करें इन्होंने कुल 8 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि के बारे में बात किया है, तो वह है आपका भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिकीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि तथा प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो जहां पर भी आपको संरचनावादी कक्षा दिख जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि संरचनावादी कक्षा की बात हो रही है, तो वहां पर बच्चे हमेशा क्या होंगे, एक्टिव होंगे, टीचर भी क्या होंगे, एक्टिव होंगे। और इसमें जो टीचर होता है वो एक सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को स्वयं ज्ञान के निर्माण करने पर जोर दिया जाता है, उन्हें खोज करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, या फिर एक आयामी मूल्यांकन, या फिर मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन होता है। तो एक संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि इसमें कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, तथा इसमें बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं गतिविधियों के माध्यम से तथा अपने अनुभव के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। देखिए वाइगोस्की से यह दूसरा प्रश्न है। वाइगोस्की आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न मिनिमम आपको देखने को मिल ही जाते हैं वाइगोस्की से, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार जो निजी संवाद है, प्राइवेट स्पीच है, वह क्या होता है, बच्चों के आत्म केंद्रितता के द्योतक है, बच्चों के क्रियाकलाप और व्यवहार का अवरोधक है, या फिर जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, या फिर यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। तो वाइगोस्की ने कहा है कि जो निजी संवाद होता है वह जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में हेल्प करता है, सहायता करता है। निजी संवाद तब होता है जब बच्चे खुद से बात करते हैं, बच्चे कार्य के माध्यम से खुद को निर्देशित करने के तरीके के रूप में स्वयं से वार्ता करते हैं, ठीक है। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो पहले सीखते हैं वे दूसरों की बातचीत से संबंधित होता है, ठीक है। और उनका जो निजी संवाद होता है वह उनको मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है, जेंडर निरंतरता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता और जेंडर रूढ़िवादिता, किससे। तो आपके जेंडर से एक प्रश्न फिक्स होता है दोस्तों, तो जेंडर से बहुत ही इजी प्रश्न बनता है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह किसका प्रश्न है कि लड़कियों को समाज में क्या होता है कि गुलाबी कपड़े हैं तो लड़कियों को पसंद आएंगे, अगर नीला रंग है तो लड़कों को पसंद आएगा, अगर कार है तो वह लड़कों को पसंद आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा समाज में जोड़कर दिखाया जाता है। यह किसका उदाहरण है, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। कि क्या होता है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है और ये धारणाएं एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन ये दिया है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। यानी कि बच्चे को आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे ज्यों का त्यों रट कर फिर से वैसे ही बोल दे रहा है, अपने दिमाग का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहा है, कोई तर्क नहीं कर रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, फिर केवल वह रटने पर जोर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका शिक्षा असफल हो जाएगा। एकदम सही कथन है, ठीक है। यानी कि यह कथन क्या है, पूर्ण रूप से गलत है, ठीक। यह क्या है, कथन पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है। फिर बी है, सॉरी दोस्तों, तो यह कथन आपका पूर्ण रूप से सही कह रहा है कि शिक्षा यहाँ पर क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा यदि क्या हो जाएगा, बच्चे केवल रटने पर फोकस करेंगे, ठीक है। फिर है आर, रीजन दिया है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर बच्चे केवल रटकर पुनः उत्पादन कर देंगे तो वहां पर शिक्षा असफल हो जाएगी। जब शिक्षा ही असफल हो जाएगा तो यह सार्थक अर्थपूर्ण द्योतक कहाँ से होगा, तो यह गलत जवाब है आपका। यानी कि ए तो सही है किंतु आर गलत है दोस्तों। यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि ए सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बचे हुए सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल
चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई भी फालतू बात नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार से आपको फोर्स नहीं किया जाता है बार बार कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका मन हो तो कीजिए, ना हो तो ना कीजिए, किंतु अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो देखिए लास्ट प्रश्न कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। तो अभी हमने ऊपर भी आपको बताया था संरचनावादी कक्षा से भी आपके प्रश्न 1 से 2 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो संरचनावादी कक्षा की जब भी बात हो वहां पर आपके जो टीचर है वो भी एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट है वो भी एक्टिव होते हैं। ठीक है, जो टीचर होता है वह क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अध्यापक और छात्र दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही क्रियाशील होते हैं। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।